परम आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि कम से कम एक सप्ताह तक ट्रेन चलाने की सरकार इजाज़त दे, ताकि हमारे प्रवासी मजदूर जो है सो गंतव्य तक पहुंचने का काम करें। तो लालू यादव क्या जेल से आग्रह किया है? नमस्कार, बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है और इस वैश्विक महामारी में बार बार हम आपको दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमों का सामना दिहाड़ी मजदूरों को करना पड़ा है, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी की आफत आन पड़ी है। लोग भूखे रहने को बेबस है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं बखरी विधानसभा के विधायक उपेंद्र पासवान जी हमारे। मैं इनसे बातें करूंगा विभिन्न मुद्दे को लेकर। ये जो वैश्विक महामारी हुई है और लोगों को अनाज जो सरकार के द्वारा दिया गया है, इसमें भी जन वितरण प्रणाली के डीलरों ने अपनी मनमानी करती है, उसमें कटौती कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसा है क्या? हमारे क्षेत्र में भी इस ढंग से है। सरकार के द्वारा जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है या ऐसे जो प्रतिमाह लोगों को दिया जा रहा था, इन दोनों मिलाकर जब भी उपभोक्ता को दिया जा रहा है तो 5 किलो से 7 किलो तक कम अनाज दिया जा रहा है। और हर एक जगह डीलर लोगों के विरोध में लोगों ने हंगामा किया है कि यहाँ के डीलर कम अनाज तोलते हैं। और ख़ास करके जो चावल है, कहीं कहीं किसी पंचायत में उसना चावल देते हैं, कहीं कहीं अरवा चावल देते हैं। और वो अरवा चावल भी ऐसा चावल जिसमें जल्ला है, जो लोग खा नहीं सकते हैं। ऐसे चावल की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराया गया है। यानी जो मजदूर क्लास के लोग हैं, गरीब क्लास के लोग हैं, जो बीपीएल से आते हैं, ऐसे लोगों को सरकार जानवर से भी बदतर समझती है। उनको जो मानव का भोजन होना चाहिए, उस ढंग का चावल भी मुहैया सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ये फॉल्ट कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? इस चीज़ को लेकर जन वितरण प्रणाली के डीलर मनमानी कर रहे हैं और इस तरह का राशन जब वितरण कर रहे हैं तो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ से उनको ऐसा मिल रहा है अनाज? ये सारे प्रशासन और डीलर की मिली भगत से काम हो रहा है। सरकार बार बार, केंद्र सरकार भी घोषणा कर रही है कि हम अच्छा चावल मुहैया करा रहे हैं, दाल भी देंगे। उनके दाल को तो अभी कहीं आता पता भी नहीं। किसी भी क्षेत्र में दाल का वितरण अभी तक बेगूसराय जिला में भी, बखरी विधानसभा ही नहीं, बेगूसराय जिला में भी कहीं भी दाल का वितरण नहीं हो पाया है। और चावल का जो उठाव हो रहा है, ये जीएम यानी गोदाम मैनेजर और प्लस डीलर के साँठ-गाँठ से हो रहा है। कम रेट में चावल बाहर से मुहैया किया जाता है, उस चावल को यहाँ भेज दिया जाता है। सरकार का जो लागत है, सरकार जिस रेशियो से, जिस पूंजी से चावल का मुहैया कर रही है, ये जीएम लोग और पदाधिकारी लोग उससे इतर का सप्लाई करवाते हैं, उसी जीएम के माध्यम से। तो ये साँठ-गाँठ हो सकती है क्या? गोडाउन में इस तरह का होता है चावल का? गोदाम में चावल बाहर से आता है, गोदाम में ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और ख़ास करके हमारे बखरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी गोदाम है, आज तक किसी भी पदाधिकारी के द्वारा उस गोदाम को कहीं भी जांच पड़ताल नहीं किया गया। तो सर, आपका क्षेत्र है तो आप उस पर बात कर सकते थे, इस पे आवाज़। हम लोग अपने स्तर से उसको जहाँ होता है वो ढंग से हम लोग करते हैं। दरअसल जो अभी उपभोक्ता को अनाज दिया जा रहा है और जो भी उपभोक्ता अभी वर्तमान में है, पंचायत में के जनप्रतिनिधि को भी मालूम नहीं है कि संबंधित डीलर के पास कौन कौन से उपभोक्ता हैं, किनको किनको अनाज दिया जाए। ये भी वहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि को मालूम नहीं। पदाधिकारी से जब इस बात को जानकारी ली जाती है, उनको कहा जाता है कि जो डीलर हैं, डीलर के दुकान में वहाँ के जो भी उपभोक्ता है उसकी सूची टांगा जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारा इस डीलर की दुकान में हम संबंध हैं, हमको यहाँ से राशन मिले। यहाँ जिनके पास पूर्व में लाल कार्ड था, पीला कार्ड था, हरा कार्ड था, वो बहुत सारे लोग उसमें वंचित हैं। बखरी विधानसभा क्षेत्र में खास करके 3 वन मंडल में करीब 19,000 ऐसे लोग थे जो राशन से वंचित थे। आपके तरफ से राहत सामग्री के रूप में क्या किस किस चीज़ों का बंटवारा हुआ है आपकी तरफ से? मेरे तरफ से राशन बंटवारा के संबंध में जो भी सेंटर चला रहे थे यहाँ बखरी में पके पकाए भोजन में, उसमें हमने सहयोग किया।
इसके बाद हमारे बखरी के नगर पंचायत के जो उप मुख्य पार्षद हैं उनके सौजन्य से जो चावल वितरण हुआ उसमें हमने अपने स्तर से 11,000 रुपया दिए कि जहाँ तहाँ वो अपना ही करे। फिर कुछ साबुन वगैरह मास्क वगैरह हमने अपने स्तर से बांटने का काम किया है। तो सरकार के काम से, इस लॉकडाउन में जो सरकार काम कर रही है उससे कितना खुश हैं आप? सरकार का कोई काम यहाँ धरातल पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हम लोगों ने भी 50-50 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष में, ये कोरोना वायरस के राहत कोष में देने का काम किए हैं, लेकिन आज तक उस राशि का कहीं अता पता नहीं है। वो धरातल पर अभी तक आ नहीं पा रहा है और सरकार के द्वारा कहीं भी किसी स्तर पर कोई राहत नहीं चल रहा है, सिवाय वो उपभोक्ता को हम 1 माह 2 माह 3 माह जो भी अनाज देने वाली बात किए हैं वो उसी रेशियो से, जिस उपभोक्ता को राशन कार्ड उपलब्ध है और जिस रेशियो से पूर्व में देने का काम कर रहे हैं उसी रेशियो से देने का काम किए हैं कि हम 2-3 माह देंगे फ्री में। इसके सिवाय सरकार के द्वारा धरातल पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो जनता के बीच उपलब्ध कराया गया है। ये यहाँ तक जितने भी पीएचसी हैं, सदर हॉस्पिटल हैं, उसमें भी वांछित किट उपलब्ध नहीं है। सरकार के द्वारा एक भी मास्क जनता को उपलब्ध नहीं करा गया है और ऐसे परिस्थिति में जनता अपने भरोसे, हम लोगों के कार्यकर्ता के भरोसे, जो हमारे कार्यकर्ता जहाँ तहाँ सुखी संपन्न लोग हैं, अपने अगल बगल के जो गरीब गुरबा लोग हैं उसको देखने का काम कर रहे हैं। उसे किसी भी ढंग से हो वहाँ पके पकाए खाना और राशन भी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी कहीं कोई ढंग की नहीं है। जहाँ तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, कल भी हमने निजामुद्दीन में फंसे हुए लोगों को 1,000 रुपये खाते में यहाँ से डालने का काम किया। रात में काले खां में फंसे हुए लोग हैं, उन्होंने हम लोगों पर पूरा दबाव बनाया है, तो उनका अभी हम खाता दिए हैं, उनके खाते में भी हम लोग 1,000 रुपये डालने का। लेकिन आपके क्षेत्र की जनता ही हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बता रही है कि हमारे विधायक जी सोए हुए हैं इस लॉकडाउन में, इस विषम परिस्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। लोग वैसे लोग हैं जो राजनीतिक व्यवस्था रखते हैं, जो विपक्ष का काम करते हैं। हम लोग सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं कि हर पंचायत से फीडबैक हम लोगों के पास आ रहा है और जो लोग कह रहे हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अगर यदि मेरा गाड़ी रोड पर घूमना शुरू हो जाएगा तो वही सरकारी पक्ष के लोग कहेंगे कि आरजेडी विधायक ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का। जो राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं वो लोग तो आ जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारे विधायक जी की तरफ से कहीं राहत पैकेट नहीं बंटवाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के स्तर से भी जहाँ तहाँ जो गरीब गुरबा है, वैसे ही बाढ़ का सिस्टम नहीं है। बाढ़ में तो पता रहता है कि फलां जगह बाढ़ आ गया, चलिए वहाँ सारा सामान लेकर चल देते हैं। हम लोगों के कार्यकर्ता के द्वारा जो जानकारी मिलती है कि हमारे मोहल्ला मामूक व्यक्ति के पास राशन नहीं, भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उसको मदद किया जा रहा है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोल रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है मजदूर को लाने का, स्टूडेंट को लाने का, फिर सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ट्रेन चलाइए। इस पर क्या कहना है आप? ये सरकार से वो आज मांग कर रहे हैं। कल उनका स्टेटमेंट आया है, सरकार को नन स्टॉपेज ट्रेन चलाना चाहिए। उससे पहले हमारे परम आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि कम से कम 1 सप्ताह तक ट्रेन चलाने की सरकार इजाज़त दे, ताकि हमारे प्रवासी मजदूर जो है सो गंतव्य तक पहुंचने का काम करें। तो लालू यादव क्या जेल से आग्रह किए हैं? और लालू प्रसाद जी जब भी जहाँ भी वहाँ रहते हैं तो उनका हैंडल जो है सो अलग से है, उनका फेसबुक हैंडल अलग से है और उसमें उनके हैंडल से हमारे प्रतिपक्ष नेता इस बात को आग्रह करते रहते हैं, उनके द्वारा भी। अच्छा, इसमें भी राजनीति हो रही है। मान लीजिए लाया जब जाने का बात हुआ तो CPIM बोल रहे हैं कि हम हमारे दबाव के कारण हुआ, उधर पप्पू यादव बोल रहे हैं हमारे दबाव के कारण हुआ, RJD बोल रही है हमारे दबाव के कारण हुआ। तो किसके दबाव के कारण? ये बात जो लोग है, समझे न, जो लोग कह रहे हैं मेरे दबाव के तहत, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए आज से 15 दिन पूर्व से ही
लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि प्रवासी मजदूर को वापस लाया जाए। और जब ये घोषणा केंद्र सरकार किया है कि प्रवासी मजदूर वापस जाएंगे, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2000 बस देने का भी ऐलान किए हैं, लेकिन सरकार ने बस दिखाई नहीं दे रही है। सरकार ने बस सब दिखाई दे रही है। सरकार आज घोषणा कर दी तेजस्वी यादव बस कहाँ देंगे, तो वो आपको दिखाई देना शुरू कर जाएगा कि जहाँ डिमांड करेगी सरकार वहाँ बस पहुँचाया जाएगा। बस सारे उपलब्ध हो गया है, सब व्यवस्था हो चुकी है। सिर्फ सरकार का ऐलान है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात का ऐलान करें कि तेजस्वी जी आप अपना बस गंतव्य तक भेजने का काम करें, तो 2000 बस वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि हमारे दबाव के कारण हुआ, अब पूरे बिहार की जनता जान रही है कि किनके दबाव में सरकार है। सरकार का सामना विपक्ष के लोग ही करते हैं, और अभी मुख्य विपक्ष में आदरणीय तेजस्वी यादव महागठबंधन है। इसके अलावा कोई गठबंधन अभी विपक्ष में है ना, और भविष्य में रहेगा भी। तो ऐसे परिस्थिति में क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। उस बात की जनता अध्ययन कर रही है कि किसने किसके दबाव में यह फैसला लिया गया है। बार बार हमारे नेता कह रहे थे, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे थे कि आज न कल हम जो कह रहे हैं वह बात सही होगा और आपको लागू करना होगा, और वो बात सही हुआ है, वो लागू हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप भी के वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हकीकत है। तो ये जनता परेशान है। जनता परेशान है। जो बाहर फंसे हुए हैं जनता हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वे परेशान हैं। जो डेली कमाने वाले थे, डेली खाने वाले लोग थे, वे ज़्यादा परेशान हो गए। बाहर में परेशान हो गए, गाँव में परेशान हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। ऐसे परिस्थिति में जो सही मुद्दा उठाने का काम किए जनता के हित में, प्रवासी मजदूर के हित में, ये पूरे राज्य के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग जान रहा है कि बिहार में कौन सही मुद्दा उठा रहे हैं और उसके मुद्दे पर सरकार किस तरह झुकते आ रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं। पप्पू यादव ने 30 बसों की व्यवस्था करवा दी और 30 बस शायद कोटा चले भी गए हैं, तो फिर 2000 बस तो आप वो यादव सरकार से मेल जोल करके काम कर रहे हैं। सरकार का ही तंत्र है, वो विपक्ष का कोई तंत्र नहीं। सरकारी तंत्र जिस ढंग से काम कर रहे हैं, पप्पू यादव उसी ढंग से काम कर रहे हैं, और उनको सारा मैनेज सरकारी तंत्र के द्वारा ही होता है। इसलिए वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मेरा क्रेडिट सरकार का क्रेडिट। सरकार की व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुल मिला सरकार की यहाँ तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। सरकार जिस रेशियो से कह रही है हमने प्रवासी मजदूरों को खाते में राशि डालने का काम किया, सरकार बोल रही है कि हम अभी तक 28 लाख लोगों के प्रवासी मजदूरों के खाते में राशि देने का काम किया है। लेकिन हम लोगों ने फीडबैक लिया है, आपको दिल्ली से ही बता देते हैं। दिल्ली के खुरेजी से, शास्त्री नगर से, कृष्णा नगर से, गांधीनगर से, झील से, उत्तम नगर, प्रीतमपुरा से, पालम से, द्वारका से, इसके बाद रघुवरपुरा से, विकासपुरी से, रंगपुरी से, जहाँ तक के लोगों ने हमको बताया कि हम लोगों के खाते में राशि नहीं आई। और हम लोग ऐसे हैं, हम लोगों के पास जो भी पैसा राशि था हम लोग उसको करके निकाल के खा चुके हैं। हम लोगों के पास अब कोई किसी ढंग का व्यवस्था नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं कि अब बगल में कोई विद्यालय है तो वहाँ कोई पके पकाए खाना लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने के बाद वहाँ वो खाना ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। अब हम लोगों का स्थिति वही है कि मरनाशून्य स्थिति है। जिस बीमारी से लोग मरने की बात कर रहे हैं उससे पहले हम लोग ऐसे भी भूखे मर जाएंगे। सरकार को सोच नहीं रही है। तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से जहाँ तक कुछ राशि भेजने का काम किए हैं। 16 जगह हम लोगों ने अपने यहाँ बैठे बैठे घर से राशि भी 2-2 हज़ार रुपये करके भेजने का काम किया लोगों को। ये किसी ढंग से तुम लोग अपने अपने स्तर से ढंग से करो, लेकिन सरकार को वहाँ तक कहीं कोनो ढंग की व्यवस्था नहीं है। सरकार कर रही है, दिल्ली में भी 10 जगह व्यवस्था कराए हैं, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है बिहार भवन में, वो सारा डेड पड़ा है। उस नंबर पर किसी का कॉल नहीं लग रहा है। जो भी प्रवासी वहाँ करते हैं उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। और आज कल परसों जो निकाला है, जो हर जगह हर स्टेट के लिए प्रवासी मजदूरों को कैसे लाया जाए,
वैसे पदाधिकारी का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। हमने करा दिया वही जो अभी अमृत प्रिय जो हैं हाँ, नोडल पदाधिकारी जो मिला है, पदाधिकारी जिनको बनाया गया है प्रवासी मजदूरों को बाहर जहां अपने स्टेट है वहां भेजने की प्रक्रिया में यहाँ से सहयोग मिलेगा। हमने इस नंबर को कलकत्ता भी, पश्चिम बंगाल भी दिए हैं, राजस्थान में दिए, गुजरात में दिए हैं, महाराष्ट्र में दिए हैं, दिल्ली में दिए हैं। इस सारे लोग उस नंबर पर फ़ोन लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहे हैं, वो फ़ोन उठता नहीं। और जब फिर एक बार दिल्ली से फ़ोन पालका सैनी को जब फ़ोन लगाया गया है तो फ़ोन लगा है तो उन्होंने कहा कि आप लोग बिहार भवन के नंबर पर अपना एड्रेस पता लिखवावें। और सारे लोग परेशान हैं। बिहार भवन में जो भी हेल्पलाइन नंबर है वो सारे डेट पड़ा है, वहाँ नंबर किन्हीं का लग नहीं रहा। तो ऐसे परिस्थिति में सारे मजदूर परेशान हैं। सरकार फोर्स वो एक काम करती है, अखबार में दे देता है, नंबर दे देते हैं, टीवी में दिखाते हैं कि सरकार हम ये ढंग से व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उनका व्यवस्था कहीं पर्याप्त नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। इनके पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी को इन्होंने सेलेक्ट किया हो, सारे पदाधिकारी अपने घर में हैं, कहीं किसी जगह गए हुए नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में जो प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूरों के साथ सरकार छलावा करने का काम किया है पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके। ये पदाधिकारी जो भी प्रतिनियुक्त हुए हैं वो प्रवासी मजदूरों को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन सुशील मोदी तो बोल रहे हैं कि हम उनको लाएंगे, एक ट्रेन शायद जयपुर से चली है पटना के लिए, तो उनको लाया जाएगा, फिर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। ये सुशील मोदी के द्वारा ट्रेन चलाया गया नहीं है, ये झारखंड सरकार आदरणीय शिबू सोरेन जी का नहीं, वो तो रांची के लिए था, लेकिन बिहार के लिए भी एक ट्रेन चला है। बिहार के लिए जो जयपुर से हटिया ट्रेन आया है, हटिया जाने वाली बात है, जो जयपुर से पटना आया है, वहाँ के जो छात्र थे और कुछ मजदूर वर्ग के लोग थे, वो लोग वहाँ से उनको लाने का काम किया है। वो सुशील मोदी के द्वारा नहीं लाया गया। नहीं, उन्होंने कहा था क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा सबको। वो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, वो तो चाह रहे हैं कि प्रवासी मजदूर बिहार नहीं, अभी प्रवासी मजदूर कहीं नहीं जाए। वो तो बार बार यही कह रहा है कि सरकार सक्षम नहीं है प्रवासी मजदूर को लाने के लिए। अगर कोई प्रवासी मजदूर आ जाएगा तो वो ये भी कह रहे हैं कि उसको घर में घुसने के लिए मत दो, उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, अलग से रखा जाएगा। वो डरा रहे हैं प्रवासी मजदूर को कि हम यदि ये ढंग की बात कहेंगे प्रवासी मजदूर रास्ते नहीं आएंगे, वो जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर तो बनाया गया है ना, कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था की जाए, सारा सुविधा सरकार दे रही है। क्वारंटाइन सेंटर बहुत नामात्र है, कहीं उस ढंग से व्यापक पैमाने पर खोला नहीं गया है। जो भी लोग हमारे यहाँ 700-800 बाहर से लोग आए थे और वो सारे लोग अपने अपने घर में रहे। यहाँ मुश्किल से 90 लोगों को रखा गया था क्वारंटाइन में। उन 90 लोगों को भी सही मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता था। जो उसका व्यवस्था था, सैनिटाइज भी नहीं हो पाया था, ना कोई वहाँ मास्क उपलब्ध था, यानी कोई व्यवस्था ही नहीं था। तो सरकार का सारा दावा खोखला है, सरकार फेल है। आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अब तक कितने लोगों को उन्होंने जैसो जांच किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, घूमते फिरते हैं, सारे जानकारी है। लेकिन सरकार के पास जांच किट भी उपलब्ध नहीं है, ना जांच सही ढंग से हो पाया है। लॉकडाउन शुरू था, शुरुआती दौर में 1 मरीज मिला था और लॉकडाउन के आवर में ही 450 मरीज हो गया है जो पॉजिटिव है। तो सरकार फेल है। वो प्रवासी मजदूर को एक बहाना बना करके रोकना चाह रहा है कि प्रवासी मजदूर आएंगे तो वहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी चले आएंगे। ऐसी बात नहीं है। प्रवासी मजदूर जो जहाँ हैं सारे स्वस्थ है, वो अभी भी काम करने लायक है। लेकिन ये सरकार भयादोहन करना चाह रहे हैं। सुशील मोदी बार बार जो है सो प्रवासी मजदूर को आने से रोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, और जब इससे भी हार गए हैं तब वो कह रहे हैं प्रवासी मजदूर घर में घुसने के लिए नहीं देना है, यानी परिवार के लोगों को भी उकसाना चाह रहे हैं। तो ये सारी ये व्यवस्था है, सरकार नाकाम है। सरकार के पास कहीं कोनो ढंग की बात नहीं है। जितना भी प्रधानमंत्री जी के खाते में भी बहुत सारे राशि गया, लेकिन उस राशि का भी आता पता नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, कहाँ से राशि है, क्या है, नहीं है, कहाँ गया, कोई आता पता नहीं है। हम लोग स्वयं परेशान हैं कि जब हम लोग 50 लाख राशि दे दिए हैं खाते में, लेकिन उस राशि का कहाँ सदुपयोग हो रहा है ये हमें पता नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं
कि हम लोग जो राशि दिए हैं उस राशि को भी हमारे क्षेत्र में ही यदि कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ के लोगों को कल्याण हो जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा दूसरा है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। सारे राशि को इधर उधर कराकर आप देखेंगे समय आने वाला है, ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान के सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा कोरोना वायरस घोटाला। आपके हिसाब से सरकार विफल है तो 2020 का जो चुनाव होने वाला था अगला विधानसभा, उसमें जनता जवाब देगी? जनता तो जवाब देगी, जनता तो परेशान है। नीतीश बाबू से भी जनता परेशान है और केंद्र सरकार से भी जनता परेशान है। जनता को लॉकडाउन के माध्यम से जो परेशानी का सामना करा पड़ा है जनता ही समझ रही है, दूसरा नहीं समझेंगे। किसान मजदूर है, खेत में भी जाकर पुलिस ने पिटाई करने का काम किया है। रोड पर ऐसे लग रहा है जैसे इमरजेंसी लागू है, रोड पर भी मोटरसाइकिल वाले को भी कस के पिटाई हो रही है। तो ये सारे लोग जनता भूल तो नहीं जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन तो कारगर साबित हुआ है ना। लॉकडाउन जो भी है, लॉकडाउन हुआ ठीक हुआ, उसको मैं स्वागत करता हूँ कि हम लोग भी लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन से ही अगर इसका इलाज है कि कोरोना वायरस का इलाज एकमात्र लॉकडाउन है तो लॉकडाउन रखना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए और उसे सख्ती से लागू भी होना चाहिए। लेकिन इसका इलाज एकमात्र लॉकडाउन ही नहीं, इसके लिए समुचित मात्रा में इसके लिए जो किट उपलब्ध है, इसके लिए जो जांच केंद्र है, इसके लिए जो दवाई मुहैया की जाती है, इस सारे चीज़ों को भी सरकार को जनता के बीच में उपलब्ध कराना चाहिए। आज तक अभी तक स्वयं बेगूसराय की बात कर रहे हैं, बेगूसराय ज़िला में आज तक सरकार के द्वारा कोई राशि अभी तक नहीं उपलब्ध कराई गई है, चाहे किट जांच के लिए, जांच किट के लिए या दवाई के लिए या पीएससी के माध्यम से लोगों तक मुफ्त दवाई पहुंचाने के लिए, मुफ्त मास्क पहुंचाने के लिए, मुफ्त ग्लोव्स पहुंचाने के लिए, ये सारे के सारे व्यवस्था कहीं से भी उपलब्ध नहीं करा गया। सरकार फेल है। बेगूसराय टुडे में समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमसे आकर के कोरोना वायरस के संबंध में कुछ जानकारी लिए हैं, इसके लिए मैं आपके समस्त बेगूसराय टुडे को धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने जो सरकार की और जनता की समस्याओं को जो उजागर करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बकरी विधायक उपेंद्र पासवान। लॉकडाउन के बाद विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए इनसे मिलते रहेंगे और इनको लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आपको अपने क्षेत्र की समस्या को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए बेगूसराय टुडे।